हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें हम पढ़ेंगे आज क्लास 9th का चैप्टर 2 उसकी एक्सरसाइज, है ना। इसका पूरा वीडियो, इसके पहले का जो वीडियो हो रहा है वो हमने आपको पूरा लेसन इसमें ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में। अब आपको पढ़ना है इसकी एक्सरसाइज। चलो, पहला दिया है एक पद एवं उत्तर लिखा। ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमको एक पद में उत्तर देना है। हम बता ये रहे थे कि आपका पद क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने लिखा राम, तो ये राम क्या है, ये पद नहीं है, ये क्या बनेगा, एक वाक्य शब्द बन गया, ठीक है। अगर हम इसमें कोई विभक्ति लगा देते हैं तो ये पद हो जाता है, ठीक है। संस्कृत में इसको ही पद कहते हैं। तो आपको अभी क्या देना है, एक पद में उत्तर देना है। अगर एग्जामिनेशन पूछता है आपसे कि आपको क्या करना है, इसमें काय में देना है, अगर एक पद में देना है तो आपको एक पद में आंसर देना। अगर वो लिखता है कि संस्कृत में उत्तर दीजिए या फिर लिखता है पूर्ण वाक्य में उत्तर लीजिए, तो फिर आपको पूरा लिखना है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ एक पद में देना। पहला क्वेश्चन है माता काम आदिशत। माता ने किसको आदेश दिया। ये काम जो लगा है ये किस विभक्ति में लगा है, द्वितीय विभक्ति का लगा, जिसका मीनिंग निकलता है को से। तो कह रहे हैं माता ने किसको आदेश दिया, तो पुत्रीम। किसको आदेश दिया था, अपनी पुत्री को। तो क्या लिखेंगे हम, पुत्रीम। अब जिस विभक्ति में क्वेश्चन किया गया है बिल्कुल उसी विभक्ति में आपको आंसर देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन उन्होंने किस में किया था, द्वितीय विभक्ति में किया है, तो हमने आंसर भी किस में दे दिया, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति में दे दिया, ठीक है। जैसे काम आया तो काम का क्या बन जाएगा, पुत्री। नेक्स्ट है स्वर्ण का कहा कान अखादत। फिर क्या कह रहे हैं, स्वर्ण काका ने किसको खाया, है ना। तो किसको खाया था अपन को पता है ना, क्या खाया था स्वर्ण काका ने, टंडुलान मतलब चावलों को। अब ये देखो, ये भी इनने पूछा है ना, कान पूछा है, तो यहाँ पे भी हमने आंसर किस में दे दिया है, टंडुलान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रासादः कीदृशः वर्तते। प्रासादः का मीनिंग क्या बताया हमने आपको, क्या होता है प्रासादः मीन्स, पढ़ चुके हैं हम ये, क्या है प्रासादः मतलब महल। तो क्या कह रहे हैं कि जो महल था वो कैसा था, प्रासादा कीदृशः वर्तते, महल जो दिखता था वो कैसा दिखता था। आंसर क्या हो जाएगा, कीदृशः। तो वर्ण क्या बनेगा, स्वर्णमय, मतलब सोने का था, वो स्वर्णमय था पूरा। इसका जो महल था, आपने पढ़ा है ना स्वर्ण काका में, कौए का महल कैसा था, बिल्कुल पूरा स्वर्णमय था। फिर है गृहमागत्य तया का समुद्घाटिता। ग्रहम धन आगत्य, इसकी हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा माँ आधा हो जाएगा, तो संधि बन जाएगी ग्रहम धन। अब इसमें से आ निकला तो क्या बन जाएगा, आगत्य। ग्रहम आगत्य मतलब घर आकर, है ना। तया मतलब उसने, उसने कौन, बालिका ने, का क्या, समुद्घाटित, समुद्घटिता क्या खोला, समुद्घट मतलब उसने क्या खोला घर आकर, किसका उद्घाटन। हमने बताया ना कि उद्घाटन को, जैसे उद्घाटन से तो समझ लो समुद्घाटित मतलब उद्घाटन करना है, कोई चीज खोलना। तो कह रहे हैं उसने क्या खोला घर आके, तो मंजूषा। क्या खोला उसने, आंसर क्या दे देंगे, ये होगा मंजूषा। मंजूषा मतलब उसने पेटी को खोला। अब ये देखो का क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है ना। अगर यहाँ पे किसी स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात कर रहे होते तो कह लग जाता, मगर ये क्या है, तया मतलब उसने, उसने मतलब बालिका ने, का मतलब क्या खुद। तो क्या उसने आंसर भी हमने काय में दिया है, इसको स्त्रीलिंग में दिया है ना, मंजूषा। ओके, नेक्स्ट है लोभाविष्टा बालिका की रसी मंजूषाम नमती। लोभाविष्टा जो बालिका थी, मतलब जो लोभी बालिका थी, वो किस प्रकार की मंजूषा को लेकर आई। किस प्रकार की मंजूषा ले ली उसने, मंजूषा मतलब किस प्रकार की पेटी उसने ली थी। तो कैसी ली थी, बृहत्तमाम। बृहत्तमाम मतलब बड़ी वाली। हमने पढ़ा है ना कि उसने लालच में आके कैसी पेटी उठा ली थी, जो सबसे बड़ी थी वो हमने उसने ले ली थी। चलो, इस प्रकार आपके ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं। मगर हम आपको फिर बता रहे हैं, इनने पूछा है कि हमको एक पद में आंसर देना है, तो आपको सीधा यहाँ पे लिखना पड़ेगा माता काम आदिशा, सीधा आंसर लिखो, पुत्री, कुछ नहीं लिखना आगे पीछे का। अगर वो पूछते हैं कि आपको ये आंसर संस्कृत में या पूर्ण वाक्य में देना है, तो आपको आंसर इसका कैसे लिखोगे, आंसर माता पुत्रीम आदिशत, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। अधोलिखिता नाम मतलब आपके जो नीचे लिखे गए हैं उन प्रश्नों के आंसर को आपको क्या करना है, उत्तर संस्कृत में लिखना है। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा में आपको उत्तर देना। अब हमने जैसे आपको पहले अभी बता दिया ना कि संस्कृत भाषा में उत्तर देना है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, संस्कृत भाषा के लिए पूरा उत्तर लिखना है
है ना। या तो वो आपको ये लिख दे कि पूर्ण वाक्य में पूरे उत्तर दो, या फिर आपको वो लिख दे कि संस्कृत भाषा में लिखो, तो आपको पूरा लिखना है उसमें। ठीक है, चलो फर्स्ट है निर्धनाया वृद्धा दुहिता कीदृशी आसीत। निर्धनाया मतलब निर्धन वृद्धा की, दुहिता पुत्री कीदृशी आसीत कैसी थी। आसीत मतलब थी या था। ठीक है, तो कैसी थी पता है कुछ, कैसी थी माता की पुत्री। निर्धना वृद्धा दुहिता विनम्रा मनोहरा चा आसीत। विनम्र और मनोहर थी, चा मतलब और। अब देखना विनम्र लिखा है और मनोहरा लिखा है ना। तो ये दोनों शब्द कैसे हैं, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द के लिए यूज किए जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा है विनम्रा मनोहरा चा। अगर स्त्रीलिंग नहीं होता पुल्लिंग होता तो क्या लिख देते हम, विनम्र और मनोहर लिख सकते थे ना। मगर इसमें हमको क्या दे रहे हैं, अभी हम इसमें स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं, उसकी स्त्री मतलब बालिका के बारे में पूछा गया, इसीलिए हमने लिखा है विनम्रा मनोहरा च आसीत। बालिका पूर्वम कीदृशा काका ना दृष्टा आसीत। देखो बालिका ने पहले कैसा कौआ नहीं देखा था। कैसा कौआ नहीं देखा था, ये भी हमने अभी इसी में पढ़ा है। कैसा कौआ नहीं देखा था, उसमें पहले, पूर्वम मतलब पहले, कैसा कौआ नहीं देखा था ये बताना है इसमें। तो कैसा दिया है, देखो बालिका पूर्वम एतादृशा, बालिका पूर्व यहां से आपको पूरा लिखना है, कीदृशा का आंसर हमको बस देना है। तो एतादृशा स्वर्ण पक्ष रजित चंचू स्वर्ण काका। कैसा कौआ नहीं देखा था, ये आया है ना चैप्टर में कि बालिका के जब वो विचित्र कौआ उड़ के आया तो उस बालिका ने क्या था, ऐसा कौआ उसने कभी नहीं देखा। तो कौआ कैसा था कि उसने नहीं देखा था, तो उसके कैसे थे, सोने के पंख थे और चांदी की चोंच थी। ऐसा स्वर्ण काका उसने नहीं देखा था, मतलब सोने की पंखों वाला, और रजत चंचू मतलब चांदी की चोंच वाला, ऐसा कौआ उसने पहले कभी नहीं देखा था। नेक्स्ट है निर्धनाया दुहिता मंजुषायाम कानी अपश्यत। इसमें निर्धनाया होगा, इसमें रेफ लगी होगी, निर्धनाया दुहिता मंजुषाम कानी अपश्यत। फिर निर्धन मतलब जो गरीब की पुत्री थी, उसमें मंजुषा मतलब पेटी में, कानी अपश्य, अपश्य मतलब क्या देखा था, है ना, क्या देखा था उसने। जो पेटी वो लेके आई थी, छोटी वाली पेटी जो वो लेके आई थी वहां से, तो उसमें उसने क्या देखा। तो आंसर क्या है, निर्धनाया दुहिता मंजुषायाम महारहारिणी, महारहारिणी हीरकाणी अपश्यत। क्या कह रहे हैं कि निर्धनाया दुहिता मतलब निर्धन की पुत्री ने मंजूषा में महारहारिणी बहुमूल्य हीरकाणी हीरे जवाहरात देखे थे। समझ में, ये पढ़ा, ये भी देखना आप चैप्टर में सब कुछ दिया है। महारहारिणी मतलब बहुमूल्य, और हीरकाणी मतलब जो हीरे जवाहरात को बोला जाता है हीरकाणी। तो कह रहा है अपश्यत, वो उसने वहां पे देखा था। गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम चा प्राप्नोत। अब देखो इसमें दो क्वेश्चन पूछ लिए हैं। पहला तो इसने पूछा है कि कीदृशम सोपानम अयाचत, मतलब वो कैसा सोपान सीढ़ियां चाहती थी। फिर कहा है कीदृशम चा प्राप्नोत, और उसने कैसी प्राप्त करी। दो क्वेश्चन इसमें, दोनों के आंसर हमको इसमें देना है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या आंसर है इसका। कह रहे हैं गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम, कैसा सोपानम चाहती थी वो, कैसा सोपानम, कैसा क्या लग रहा था उसने, कौवे से क्या बोला था कि तुम कैसा सोपान दो हमको, स्वर्णमयम, है ना, हमने बताया है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्वर्णमयम, बिंदी आएगी यहाँ पे, स्वर्णमयम सोपानम और अयाचत। गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपान आयाचत ताम्रमयम चा प्राप्नुत, है ना। वो चाहती कैसी थी कि उसको सोने का सोपान मतलब सोने की सीढ़ियां मिले, मगर उसको प्राप्त क्या हुआ, ताम्रमय, तांबे की सीढ़ियां उसको प्राप्त हुई। ठीक है, ये सारे इसके क्वेश्चन के आंसर हैं। इसमें से कुछ समझ में नहीं आया हो अगर आपको, तो आप हमको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। ओके, अधुलिखिता नाम शब्दा नाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखद शब्दा विलोम पदानी। इसमें लिखे हैं अधोलिखित मतलब नीचे लिखे हुए शब्दों के विलोम पद पाठ में से चित्वा मतलब चुनकर लिखो। क्या लिखना है, पाठ में से चुनकर हमको इसमें से विलोम शब्द आपको बताना है कि इसका विलोम क्या होगा। विलोम शब्द मीन्स क्या होता है,
उसका उल्टा शब्द क्या होगा, मतलब उसका विपरीत शब्द बताना है आपको। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला दिया है पश्चात। क्या दिया है पहला? पश्चात। पश्चात मतलब बाद, है ना। फिर उसका विपरीत विलोम क्या हो जाएगा? पूर्वम। पश्चात का विलोम क्या हो जाएगा? पूर्वम। हसितुम का रोदितुम। हसितुम मतलब हंसना और रोदितुम मतलब रोना। अधा मतलब होता है नीचे। देखो इसमें आ और धा लिखा है ना, अधा लिखा, घा नहीं लिखना, घा का मतलब नहीं होता कुछ भी, है ना। अधा मतलब होता है नीचे और ऊपरी मतलब ऊपर। श्वेता सफेद और इसका विलोम कृष्णा मतलब काला। जैसे कृष्ण जी थे ना काले, काला सांप, जैसे उसने बताया ना कि उसको बहुत सारी काली सांप मिले उसमें, ऐसे कृष्ण मतलब होता काला। सूर्यास्त मतलब सूर्य का अस्त होना, और सूर्योदय मतलब सूर्य का उदय होना। शुप्तः, शुप्तः मतलब क्या होता है? सोना। और प्रबुद्ध मतलब जागना। ठीक है, ये तो विलोम शब्द है, ये तो आप लोगों को आते हैं, बस आपको उनको थोड़ा सा इसका संस्कृत भाषा में लिखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम संधि कुरुत। ये आपको संधियां करनी है, अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के और बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखना है। ठीक है, संधि को हमको थोड़ा इसमें समझना है कि हम संधि में क्या बता रहे हैं। ठीक, चलो पहला दिया है संधि कुरुत मतलब संधि करो। नी प्लस अवशद। ठीक है, शब्द दिख रहा है। अब इसका हम आपको बोले कि नी प्लस अवशद तो ये दिया है, इसका बना न्यवशद कैसे बन गया? ये यण संधि है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यवशद कैसे बन गया? अवशद का, न्यवशद का कैसे बन जाएगा? न्यवशद। इसमें कौन सी संधि लगी है? यण संधि। यण संधि के नियम के अनुसार जहां पर भी ई होता है, जहां पर भी ई होता है वहां पर या हो जाता है। ई, उ, री, लिरी। ठीक है, ये वर्ड, ये यण संधि वर्ड, इनको कह रहे हैं ई, उ, री, लिरी। जहां पर भी हो वहां पर नियम से, बिल्कुल नियम से ई का या, उ का बा, री का रा और लिरी का ला हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? यण संधि के नियम के अनुसार जहां पर भी छोटा ई, उ, री, लिरी हो वहां पर या, वा, राला हो जाता है। ये इसका नियम है। ठीक है, चलो अब हम इसमें देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, कैसे हो गया ये न्यवशद। ठीक है, चलो ये क्या दिया है? नी। नी में काय की मात्रा लगी है? छोटी ई की। तो हमने अब भी आपको बताया नी शब्द क्या से बना होगा? फिर अब दो शब्दों से बना होगा, आधा ना प्लस ई, है ना। क्योंकि कोई भी स्वर होता है ना तो उसके साथ कोई ना, जो कोई व्यंजन होता है उसके साथ कोई ना कोई स्वर जुड़ा होता। अभी इसमें क्या जुड़ा है? छोटा ई। ठीक है, छोटी ई की मात्रा जो लगी हुई है। तो हम इसमें क्या कर देंगे? अब ये जो ई आया है इसको हम नियम के अनुसार या बना देंगे। ठीक है, इसको हम नियम के अनुसार क्या कर देंगे? या कर देंगे। अब जब हमने इसको या कर दिया तो ये क्या बचा? सिर्फ ना बचा, आधा, है ना। तो हमने क्या लिख दिया? आधा ना और या, ई का हमने या कर दिया। इससे हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो ई में चला गया। अब सिर्फ बचा हमारे पास बसत। तो शब्द क्या बन जाएगा? न्यवशद। समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं? चलो एक बार फिर से देखो इसको। कह रहे हैं न्यवशद शब्द बना है, संधि दी है नी प्लस अवशद, इसमें यण संधि है। यण संधि के नियम के अनुसार ई जहां पर भी होता है वहां पर नियम से बिल्कुल या हो जाता है। तो हम इसको क्या कर देंगे? आधा ना लिख दिया। ना में क्या जुड़ा है? ई जुड़ा है, मतलब यहाँ पे आधा ना है। तो हमने इसमें क्या कर दिया? इसका आधा ना हमने निकाल दिया। तो हमने क्या कर दिया? इसको आधा ना निकाला तो आधा ना बचा, फिर ई का हमने या कर दिया, बस पूरा हो गया, तो हो गया न्यवशद। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या करना है। इसमें यण संधि का नियम लगा हुआ है, आपको सिर्फ देखना ये है कि यहाँ पर ई की मात्रा जो लगी हुई है, ई का हमको या कर देना। जब हम ई का या कर देंगे तो ये क्या बच जाएगा? आधा ना बचेगा और या जो पता लिख दिया हमने, हो गया। चलो फिर नेक्स्ट दिया है सूर्य प्लस उदय। ठीक है, इसमें गुण संधि के नियम के अनुसार क्या लगा है? गुण संधि क्या कहती है? जहां पर भी आ और उ होता है वहां पर नियम से ओ हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जहां पर भी आ और उ होता है वहां नियम से ओ हो जाता है। अब आ तो दिख नहीं रहा, कहाँ कहाँ है आ? तो ये जो या है ना, ये क्या है? एक व्यंजन है।
ठीक है ना। इसमें कोई ना कोई स्वर लगा हो, तो हर व्यंजन में कौन सा स्वर एक अगर लगा है या बना है तो इसमें एक आ जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने आ निकाल लिया और ऊ ये है, तो आ और ऊ मिलके क्या बन गए, ओ की मात्रा बन गए। तो हमने इसमें सूर्य में आ में ओ की मात्रा लगा दिया में, तो सूर्य और दय पूरा लिख दिया, ऊ हटा गया, ऊ इसमें चला गया क्योंकि, ठीक है। तो शब्द क्या बन गया, सूर्योदय। फिर नेक्स्ट दिया है वृक्षस्य उपरि, इसमें भी बिल्कुल यार यही है, गुण संधि के नियम के अनुसार बताया। इसमें भी देखो आप, इसमें आ और ऊ मिलके क्या हो गया, ओ बन गया। बस ये जो ऊ है ना, इसमें हमको इसको इसमें जोड़ देना है, आ में और उसमें या में ओ की मात्रा लगा देनी है, ठीक है। तो शब्द क्या बन जाएगा, वृक्षस्य प्लस उपरि वृक्षस्योपरि, है ना। या काय में चला गया, ऊ कहाँ चला गया, या के पास चला गया और उसने ओ की मात्रा बना दी, ठीक है। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं, है ना। मतलब गुण संधि में क्या हो गया, ये गुण संधि बन गई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दिया ही प्लस अकार्यद, बिल्कुल सेम ये करना है हमको, है ना। सेम इसमें हमको यही संधि लगानी है, यड़ संधि, ठीक है। यड़ संधि में क्या होता है, वही हमने अब भी बिल्कुल आपको बताया, ई का क्या हो जाएगा, या, बस इतना करना है। ई कहाँ है, ये है, तो आधा हा हमने बाहर निकाल दिया, शब्द ये हमने या इसमें लगा दिया और ये कार्यत हमने पूरा लिख दिया। इसको आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, आधा हा बना दो, या लगा दो और कार्यत लिख दो, ये कार्यत हो गया, ये भी पूरा, है ना। क्या हो जाएगा, ये हा बना दो, फिर उसमें क्या कर दो तुम, या लगा दो, इसका आधा हा निकाल दिया हमने। अच्छा, ये जो हालंत लगा ना, इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये शब्द आधा हो गया, है ना। फिर ई का हमने क्या लिख दिया, या लिख दिया, और इसका आ ई में चला, ये में चला गया, फिर इसको क्या हो गया जी, हिकार्यत, शब्द बन गया हिकार्यत, ठीक है। बिल्कुल ये दोनों यड़ संधि है। फिर दिया है चा धन एकाकिनी, शब्द बना है चई काकनी, दो मात्रा लगी, मतलब मात्रा में वृद्धि हो गई। यहाँ पर क्या हुआ है, वृद्धि संधि का नियम लगा है, ठीक है। तो वृद्धि संधि क्या कहती है, जहां पर भी आ और ए होता है, ए मतलब ये आई की मात्रा हो गई, यहाँ पर आई की मात्रा लगा देते हैं, मतलब आ और ए मिलके आई की मात्रा लगाते हैं। ऐसे ही कहते हैं, अगर आ प्लस ई इज इक्वल टू होता है ए, है ना। क्या कह रहे हैं, आ प्लस ए मिलके क्या बना देते हैं, आई की मात्रा, और आ प्लस ई हो तो क्या बना देता है, ए, एक मात्रा। यहाँ पे दो मात्राएं बने, दो मतलब वहां पे वृद्धि हो गई, ठीक है। तो चा में से आ निकाला और ये आ जो ए बना है, ए मिला दिया हमने, तो आई की मात्रा बन गई। तो यहाँ पे हमने आई की मात्रा लगा के चई काकनी पूरा लिख दिया बाकी, ठीक है। वृद्धि संधि का मतलब क्या होता है, जहां पर मात्राएं दो हो जाएं, ठीक हो। एक ट्रिक बता देते हैं, यहाँ पर एक मात्रा होती है वो क्या होता है, गुण संधि, ये ध्यान रखना है ना। जहां पर एक मात्रा लगी होती है, चाहे वो इसकी मात्रा हो या ओ की मात्रा हो, जहां पर एक मात्रा लगाई होती है वो होती है नियम से गुण संधि, ठीक है। जहां पर मात्राओं में वृद्धि हो जाती है, ये दो हो गई, वृद्धि मतलब दो मात्राएं हो गई, तो वो क्या हो जाता है, वृद्धि संधि, है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि। नेक्स्ट हम देखते हैं इति प्लस उक्तवा, शब्द क्या दिया है, इति प्लस उक्तवा। इसमें आपको क्या करना है बताओ, थोड़ा सा समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं इसमें। अभी तब मैंने ये सारी पढ़ी है ना, ये सब इसी का है। क्या कर देंगे हम, ई में ई लगा है ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, ई तो ई लिख दिया, फिर जितना कैसा हो गया, आधा हो गया आधा था, फिर इसमें हमने ई का क्या कर दिया, या कर दिया, ठीक है। अब मगर ये छोटा ऊ दिया है, तो ये स्वर है, स्वर मतलब ये मात्रा है, तो ये इसमें मात्रा लगा देंगे हम, और बाकी पूरा ज्यों का त्यों। इत्युक्त्वा, शब्द क्या बन जाएगा, इत्युक्त्वा। कैसे बना, फिर से देखो एक बार, ई का ई लिखा हमने, ता को हमने आधा कर दिया, उसकी जो छोटी ई की मात्रा थी उसको हमने या लिख दिया, और इस या में ये छोटे ऊ की मात्रा लगा दी, तो इत्युक्त्वा शब्द बन गया, ठीक। फिर नेक्स्ट है प्रति अवदत, इसको भी सेम ऐसे ही करना है। क्या कर देंगे हम, प्रा का जो कहते हैं प्रा लिख देंगे, ये जो ता जो व्यंजन दिया है इसको हमने आधा कर दिया, इसको हमने या बना दिया, ठीक है ना। इसका क्या कर दिया हमने, और ये या था तो इसमें आ जोड़ दिया, तो ये आ इसमें चला गया, और शब्द क्या बचा, ये प्रत्यवदत, है ना। ये दोनों क्या के उदाहरण दिए हैं इनने, यड़ संधि की,
क्या किया यण संधि का हमने, प्रा को ज्यों का त्यों लिखा, आधा ता बनाया, इसको ई का या कर दिया और आ इसमें जुड़ गया तो या पूरा हो गया। फिर अवदत बदत पूरा लिख दिया, प्रत्यवदत हो गया। प्रोक्तम, प्रोक्तम में क्या किया हमने अभी बताया था, आ और ऊ मिलके क्या बन देता है, ओ बन देता, ओ बन जाता है, सॉरी, है ना। प्रोक्तम कैसे बनेगा, आ और ऊ मिलके ओ बना दिया, तो हमने प्रा में ओ की मात्रा लगा दी, तो क्या शब्द बन गया ये, प्रोक्तम। आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, इसमें क्या है, काम्यता जुड़ा है, प्रोक्तम। अत्रेव, अब आ और ए मिलके जैसे हमने यहाँ पे किया अभी, ये आ और ए मिलके क्या की मात्रा बनाई हमने, आई की मात्रा बनाई, है ना, ऐसे इसमें कर दिया तो आ और ए मिलके आई की मात्रा बन गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, अत्रेव। ठीक है, तत्रोपस्थिता, इसमें आ और ऊ मिलके ओ की मात्रा बना दी, तो क्या बन गया यहाँ पे, तत्रोपस्थिता। देखो तत्र ज्यों का त्यों लिख दिया हमने, मगर यहाँ पे क्या है, ऊ है ना, तो ऊ क्या करता है, ओ की मात्रा बना देता है यहाँ से आ और ऊ निकाल के, तो ये हो गया ओ की मात्रा और पस्थिता पूरा लिख दिया हमने, तत्रोपस्थिता हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, क्या कर रहे हैं इसमें, तत्रोपस्थिता गुण संधि हो गई। फिर यथाधन इक्षम, अब हम क्या करेंगे, यथाधन इक्षम, बिल्कुल अभी जस्ट पहले हमने आपको बताया है आ प्लस ई मिलके ए बनता है ना, एक मात्रा, मतलब ये मतलब एक मात्रा बनती है, तो आ और ई दिया है, बड़ा आ हो या छोटा आ हो, कोई भी आ हो मगर बनेगा सेम यही, चाहे यहाँ पे बड़ा आ हो और चाहे यहाँ पे छोटा आ हो, बनेगा यही, यहाँ पे बड़ी ई भी हो सकती है, बनेगा मगर यही। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, इसमें आ और ई मिलके एक ही मात्रा बन गई, तो हमने था पे एक ही मात्रा लगा दी, बाकी पूरा ज्यों का त्यों। हमें देखो सिर्फ मतलब कहाँ से रहना, हमारा मतलब सिर्फ इन दो वर्णों से है, आगे पीछे से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ इन दो वर्णों को बस करना है, जो कुछ भी करना है, तो हमने इन दोनों का कर दिया, हमने आ और ई मिला के एक ही मात्रा बना दी, तो या था में एक ही मात्रा लग गई, यथेक्षम पूरा ज्यों का त्यों हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में, ये पूरी संधि है, इनके हमने आपको नाम भी बता दिए, देख लो एक बार इनके नाम देख लो, ये कौन सी संधि है, ये यण संधि है। ठीक है ना, ये सूर्योदय में गुण संधि है, वृक्षोपरि में भी गुण संधि है, हिकार्यत में यण संधि है, फिर चैकाकिनी वृद्धि संधि है, फिर इति उक्त्वा, फिर इसमें भी यण संधि है, प्रति अवदत यण संधि है, प्रोक्तम गुण संधि का नियम है ये, फिर अत्रैव वृद्धि संधि हुई है यहाँ पर, फिर तत्रोपस्थिता गुण संधि हुई है यहाँ पर, और नीचे यथेक्षम में भी गुण संधि हुई है। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ सिमिलर दिख रहा है हमको, दिख रहा है ना, बहुत सारी चीजें यण गुण वृद्धि, क्या कर रहे हैं हम, कैसे समझ रहेंगे हम, सबसे बड़ी चीज हमने इसको कैसे समझे, यण संधि को हमने कैसे समझा कि उसमें ई की मात्रा लगी तो वो यण बन गया। ठीक है, यण के नियम के अनुसार ई का या हो गया। ठीक, फिर हमने बताया कि जहां पर ओ में एक मात्रा आए, चाहे वो ए की आए या ओ की आए, तो वो काय का नियम, वो क्या होता है, गुण संधि होती है। ये थोड़ी सी ट्रिक है जो आपको थोड़ा समझना है ना, इस ट्रिक से आप संधियां थोड़ी आसान हो जाएंगी आपके लिए। हालांकि हम इसका वीडियो बनाया है, आप उसमें देख सकते हैं संधि का पूरा, मगर आप अभी यहाँ पे देखो। फिर देख रहे हैं ओ की मात्रा, फिर यहाँ पे एक मात्रा लगी है, तो हमने फिर कह दिया कि ये गुण संधि है। यहाँ पे वही जो हमने आपको बताया, ऊपर बताया कि ये यण संधि है। अब इसमें क्या है, दो मात्राएं लग गई, अब एक की जगह जब दो मात्राएं हो जाती है तो मात्राओं में वृद्धि हो जाती है, मतलब ये कौन सी संधि हो गई, अब वृद्धि संधि हो गई। बाकी सारी चीजें ये ज्यों की त्यों है जो हम आपको ऊपर बता रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट दिया है स्थूल पदान्यकृत, इसको स्थूल पदान्यधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब स्थूल पद का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो आपको डार्क में जो शब्द दिए गए हैं उन पे आपको चेंज करके क्या बनाना है, वहां पर प्रश्नों का निर्माण करना है। ठीक है, प्रश्न निर्माण
क्या है प्रश्न निर्माण, हमने पहले पढ़ा है 7th में 8th में कि हम प्रश्न निर्माण कैसे करते, समझ में आया आज तक कैसे किए जाते प्रश्न निर्माण, है ना। सबसे पहले उसके लिए हमको क्या आना चाहिए, शब्द रूप आना चाहिए, है ना। कम से कम अगर आपको पुल्लिंग में करना है तो आपको बालक के शब्द रूप आना चाहिए, स्त्रीलिंग में करना है तो बालिका के शब्द रूप कम से कम आपको आना चाहिए, है ना। इसमें फिर एक दिया है किम के शब्द रूप होते हैं जिनके अनुसार आपको प्रश्न निर्माण करना। अब किम पुल्लिंग में भी होता है और किम स्त्रीलिंग में भी होता है ना। थोड़े भी आप उसको थोड़ा ऐसा देखो, फिर उसके बाद हम आपको डिटेल में बताएंगे इसमें कि क्या करना पड़ता है। पहले आप एक थोड़ा सा देख लें, जैसे बालक शब्द दिया है, बालक के शब्द रूप हम पढ़ते हैं बालकः, बालकौ और बालका, ठीक है, यही पढ़ते हैं। इसी को हम किम के शब्द रूप में पढ़ेंगे। अगर हम किम शब्द में इसको प्रश्न निर्माण करेंगे तो कैसा हो जाएगा, कह की जगह आप कह लिख दो, कऊ की जगह अगर द्वितीय वचन आया है तो बहुवचन, द्विवचन आया है तो कऊ लिख दो, और अगर बहुवचन आया है तो यहाँ पे काह नहीं लिखा जाता, यहाँ पे के लिखते हैं, बस इतना चेंज होता है इसमें, ठीक है ना। क्या होता है, प्रथमा विभक्ति में अगर एक वचन में पूछा है तो कह, द्वि में पूछा है तो कऊ, और बहुवचन में पूछा है तो उसमें हम के कर देते हैं, है ना। आना तो इसमें कहा चाहिए मगर कहा नहीं, आके इसमें क्या आ जाता है, के आ जाता है। अब थोड़ा हम देख लें यहाँ पे, पहले कह रहे हैं ग्रामे निर्धना स्त्री, यहाँ पे ये वाला धा नहीं है, ये वाला धा होगा निर्धना, और यहाँ पे स्त्री शब्द बना है, ये दोनों गलत लिखे, ठीक है। ग्रामे निर्धना स्त्री अवशत, इसमें अंडरलाइन वर्ड कौन सा होगा या स्थूल वर्ड कौन सा है, निर्धना स्त्री, ठीक है। तो गांव में निर्धना स्त्री रहती थी, तो क्या हो, कहाँ रहती थी, क्वेश्चन क्या बनेगा, कहाँ रहती, तो क्या बन जाएगा, निर्धना स्त्री का, मतलब गांव में कौन रहता था, क्या बना है, गांव में कौन रहता था, तो शब्द क्या बनेगा, निर्धना स्त्री। अब इसको देखो, ये क्योंकि ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है ना, स्त्रीलिंग शब्द है ना, निर्धना स्त्री, स्त्री स्त्रीलिंग में आता है, तो इसमें का लगाया है इनने, क्योंकि हम बालिका में क्या लिखते हैं, बालिका का प्रथमा क्या होता है, एक वचन, बालिका ही होता है ना, इसीलिए इन्हें क्या किया है, का लगा। अगर यहाँ पे पुल्लिंग शब्द होता तो यहाँ क्वेश्चन क्या बन जाता, कहा, क्योंकि बालका में कहा लगता है ना, इसीलिए, ठीक है। समझ में आया प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं, जिस विभक्ति में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी विभक्ति में आपको आंसर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूछा कि हमें एक लड़के की जरूरत है, हम एक के बारे में बात करें तो उन्हें उसमें आंसर बहुवचन में दे दिया, ऐसा नहीं करना है ना। जिस विभक्ति में हम पूछेंगे उसी विभक्ति में आपको आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट दिया है, स्वर्णकाकम निवारयन्ति बालिका प्रार्थयत। अब क्वेश्चन ये होगा, ये स्वर्णकाकम, स्वर्णकाकम निवारयन्ति बालिका प्रार्थयत, मतलब स्वर्ण काका से बालिका ने क्या किया, प्रार्थना की, है ना, प्रार्थना की। तो किससे प्रार्थना की, स्वर्ण काकम, कम। अब ये देखो यहाँ पे आ गया, स्वर्ण काकम क्या है, पुल्लिंग शब्द है ना, इसीलिए जैसा उन्होंने पूछा कम में पूछा, हमने बिल्कुल कम को नीचे जो लास्ट वाला वर्ड इसको उतार दो बस। क्वेश्चन वर्ड सब का से ही तो बनते हैं, कब, कहाँ, कैसे, किसको, है ना। तो इसमें भी ऐसे का से बनते हैं जैसे हिंदी में बनते हैं, समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या करना है, जैसे इन्हें शब्द दिया है स्वर्ण काकम, तो हमने आंसर भी इसमें काय में दे दिया, कम में दे दिया, बस लास्ट का जो कम था उसको हमने कर दिया। फिर है सूर्योदयात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता, सूर्योदयात, सूर्योदय से पूर्व ही बालिका तत्रोपस्थित, वहां पर पहुंच गई, तो किससे पहले, तो सूर्योदयात, सूर्योदयात का उसमें क्या, फिर ये क्या बन गया, अकस्मात, है ना। फिर है बालिका, चतुर्थी विभक्ति में दिया है, तो चतुर्थ विभक्ति को हम इसमें जब हम वो बनाएंगे तो चतुर्थ विभक्ति का बनाएंगे। बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीद, बालिका निर्धन मातु अंडरलाइन है, किसकी, मतलब निर्धन मातु की दुहिता थी, पुत्री थी, तो क्वेश्चन बनेगा किसकी दुहिता थी, तो कश्या, क्योंकि ये स्त्रीलिंग वर्ड है इसीलिए यहाँ पे कश्या आया है, अगर पुल्लिंग वर्ड होता तो यहाँ पर कश्या आ जाता, बस इतना अंतर होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में, ठीक है। चल नेक्स्ट है लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकश्च रहस्यमभि ज्ञातवती, मतलब लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काका मतलब सोने के कौए का रहस्य जान गई, तो इसमें स्वर्ण काका से अंडरलाइन है, तो अब देखो ये सेम, ये बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है, इसमें क्या बनेगा, इसका कश्य बन जाएगा, ठीक है।
मतलब ये समझ लो कि जो लास्ट रहते हैं ना कहाँ से, जो इनको हम प्रश्न निर्माण में रख देते हैं। ठीक है, इसको हम बताएंगे आपको डिटेल में थोड़ा, अभी आप इतना इसको समझो। चलो नेक्स्ट दिया है प्रकृति प्रत्यय संयोग करो। प्रकृति प्रत्यय करना है। प्रकृति और प्रत्यय होते क्या है? प्रत्यय क्या होता है? कहाँ लगते हैं प्रत्यय? हिंदी में जो प्रत्यय पढ़ते हैं हम तो कहते हैं प्रत्यय पीछे लगते हैं और उपसर्ग आगे लगते हैं। अभी आपको सिर्फ इसमें प्रत्यय पढ़ना है, ठीक है ना? प्रकृति और प्रत्यय पढ़ना है। क्वेश्चन दिया है प्रकृति प्रत्यय संयोग करो पाठा चित्वा वालिखत। प्रकृति प्रत्यय को संयोग करो, मतलब उनका मेल करो पाठ में से चुनकर, है ना, या पाठ में से चुनकर उनको लिखो। चलो देखते हैं हम इसको। सबसे पहले बी क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब वो आगे लगा है, इसीलिए बी क्या है? उपसर्ग है। लोक क्या है? धातु है। और लेप क्या है? प्रत्यय है। समझ रहे हो? अब कह रहे हैं लेप और लेप प्रत्यय जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है कर या करके। ठीक है, लेप प्रत्यय का मीनिंग क्या होता है? कर या करके। तो इनने क्या दिया है? बिलोक के। तो हमने बी क्या है? उपसर्ग है, तो बी को हमने जो का त्यों लिखा। लोक इसमें धातु है और लेप इसमें प्रत्यय है, तो लेप का या शेष अपना रह जाता है। ठीक है ना? तो शब्द क्या बन गया? बिलोक्य। ठीक है, अब लेप प्रत्यय और त्वा प्रत्यय का मीनिंग दोनों का एक ही होता है, कर या करके, मगर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? लेप प्रत्यय कहाँ लगते हैं? जहां पर धातु के पहले उपसर्ग आए। ये बिल्कुल दिमाग में रख लो, ये बात आपको ये याद होना चाहिए, है ना? लेप प्रत्यय कहाँ लगता है? जब धातु, किसी भी धातु के पहले अगर उपसर्ग आता है तब लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और जहां पर नहीं आता वहां पर त्वा प्रत्यय लगते हैं। दोनों का मीनिंग निकलता है कर या करके। नी एक उपसर्ग है, छिप धातु है और लेप प्रत्यय लगा है, तो इसमें या शेष बचा, तो हम इसको क्या कर देंगे? निक्षिप, क्योंकि आधा पा और आधा का है, तो आधा पा और आधा ही का लिखना है। ठीक है, आगम्य, इसका शब्द क्या बन जाएगा? आगम और या इसका बचा शेष, तो शब्द बन जाएगा आगम्य। ठीक है, फिर दृष्टवा। अब इसमें दिया है दृष्ट धन त्वा प्रत्यय। ये देखो इसमें लेप प्रत्यय नहीं लगा। अब जहां पे लेप प्रत्यय नहीं लगा वहां पे देखो, यहाँ पे ये दृष्ट कोई उपसर्ग नहीं है, ये तीनों उपसर्ग हैं, दृष्ट उपसर्ग नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? दृष्ट प्रत्यय क्या हो जाता है? दृष्ट में त्वा शेष बचता है, बाकी का अलग हो। अब इसमें देखना है दृष्ट धन त्वा प्रत्यय। अब एक ये नियम के अनुसार, संधि के नियम के अनुसार, जहां पर ये सा होता है वहां पर चेंज होके यहाँ पर क्या हो जाता है? टा बन जाता है ना? और ये वाला सा चेंज होके ये वाला सा, षटकोण वाला ये वाला सा बन जाता है। ठीक, तो शब्द क्या बन गया यहाँ पे? दृष्टवा। दृष्ट धन त्वा इज इक्वल टू दृष्टवा, ये टा बन जाएगा। ठीक है, ता का टा हो जाएगा, ता। देखो कैसे बन जाएगा, जरा देखो, ये है ता। ठीक है ना? जो संधि के नियम के अनुसार इसमें क्या होता है? ता का टा हो जाता है। जैसे इसका पूरा वर्ड पढ़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा? ता था दादा ना टा, मतलब ये ता काय में चेंज हो गया, टा में चेंज हो गया, तो ये क्या बन गया? दृष्टवा, है ना? और ये वाला सा इसमें ये वाला षटकोण बन गया। फिर दिया है सीधंत्वा सहित्वा, शब्द बन जाएगा इसमें सहित्वा। इसमें भी संधि के नियम लगे हैं, कुछ संधि के नियम लगे, हम आपको बताएंगे बाद में, है ना? थोड़ा सा आपको ये अभी डिफिकल्ट लग जाएगा, नहीं तो इसको आप देख लो। फिर है लघुधन तमप। अब इसमें तमप प्रत्यय लगा है, ये त्वा प्रत्यय लगा, ये तमप लगा, ये लेप प्रत्यय लगा। तमप प्रत्यय में क्या शेष रह जाता है? तम, है ना? इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं हम, लघुतम और लघुत्तमम। ठीक है, इसको दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, आप लघुतम भी लिख सकते हो, लघुत्तम भी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है इसका आपको प्रकृति प्रत्यय विभागम। विभाग मतलब इसके भाग करना, अलग अलग करना है इसको। अब आपको ये बिल्कुल सेम वही दिए हैं, तुमन प्रत्यय बस देख लो इसमें, बाकी जो अपन ने पहले वहां पढ़ के आए वो सेम यही है। उसमें भी रोदी तुम बस का अलग चेंज हो जाएगा, है ना? रोदी में तुमन में इसमें कौन सा प्रत्यय लग जाएगा? तुम दिया है ना, मतलब इसमें तुमन प्रत्यय लगा है। ठीक है ना? रोदी तुम, इसमें रोदी तुम में हम क्या, तो कौन सा प्रत्यय लगा है? यहाँ पे तुमन प्रत्यय लगा है। इसको आपको देखना पड़ेगा, तुमन प्रत्यय का तुम शेष रहता है, बाकी सब अलग हो जाता है। तो इसमें क्या दिया है? शब्द क्या बन जाएगा? रुद धन तुमुन।
है ना। ये जो दादिया है इसमें क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, रोदी तुम, आधा दाब लगा देंगे हम, तो शब्द बनेगा रोदो धन तुमुन। ठीक, बाकी जो पीछे हमने पढ़ के आए हैं, दृष्टवा का दृष्ट धनत्वा, बिलोक का बिलोक, धन ल्यप, नी छिप छिप और ल्यप, ये सारी पूरे जो कि हम वहां पे पढ़ा हमने पीछे बिल्कुल सेम उसका संयोग विभाग, सिर्फ ये बस चेंज है इसमें। ठीक है, ये बस आपको देखना है, बाकी सेम वही चलेगा आपका ये। अब ये है कथनानी कह का कम का, मतलब किसने किससे कहा। ठीक है ना, किसने किससे कहा ये बताना इसमें। पहला दिया है पूर्वम प्रातराश क्रियेताम, पूर्वम पहले, प्रातराश, प्रात मतलब प्रातः मतलब सुबह का नाश्ता, क्रियेताम करो, किसने कहा था ये, पहले सुबह का नाश्ता करो, ये किसने कहा था, याद है कोई चैप्टर में से, किसने कहा था पहले सुबह का नाश्ता कर लो तुम बहुत थकी आई हो, तो स्वर्णकाका ने बालिका से। अब देखना, स्वर्णकाका मतलब स्वर्णकाका ने, सोने के कौवे ने, बालिकाम बालिका से। ठीक है ना। अब इसमें विभक्ति देखो, इसमें कौन सी विभक्ति लगती है, इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, प्रथमा विभक्ति है ना, क्योंकि ने आ रहा है, तो ने में कौन सी लगती है, कर्ता ने, मतलब यहाँ पे कर्ता क्या होगा, स्वर्णकाका, तो कह रहे हैं स्वर्णकाका ने किससे कहा, बालिकाम से। कौन सी विभक्ति लग गई इसमें बालिकाम से, बताओ, तृतीय विभक्ति है ना, तृतीय विभक्ति। चल फिर है सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षा, सूर्य की धूप में चावलों की रक्षा करो, ऐसा किसने कहा था, तो वृद्धा माता पुत्रीम, पुत्रीम से उसने कहा, से, सॉरी ये तृतीय विभक्ति नहीं है, द्वितीय विभक्ति है, से, कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीय विभक्ति इसमें, तृतीय विभक्ति इसमें, तो वृद्धा माता मतलब वृद्धा माता बूढ़ी माता ने किससे कहा, पुत्री, पुत्री से कहा अपनी। तंडुलाम माँ भक्षय, तंडुलाम को मतलब चावलों को मत खाओ, ये किसने कहा था, बालिका ने स्वर्णकाकम सोने के कौवे से। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें तंडुलों का मूल दूंगा, ये किसने कहा था, स्वर्णकाका ने बालिकाम बालिका से। भो नीच काक अहमागत ताम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, हे नीच काका अहम आगत, मैं आ गई, मुझे तंडुलों का मूल दो, ये किसने कहा था, लुब्ध्या पुत्री, लालची जो लड़की थी उसने स्वर्णकाकम होने के कौवे से कहा था। ठीक है, आपने इसको बताना है किसने किससे कहा। चलो नेक्स्ट में आपको क्या करना है, सिर्फ उदाहरण मनुष्य कोष्टक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, मतलब उदाहरण के अनुसार, ये आपको एक उदाहरण करके बता, इसके अनुसार आपको इन पदों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। पंचमी विभक्ति में लगता क्या है, पहले तो ये समझ लो, वैसे तो सामने दिया है, अगर आप लोग समझ पाओ तो क्या लगता है, पढ़ते हैं हम, राम के रूप पढ़ लो, अगर रामः रामम रामेर रामाय रामात, क्या लगता है इसमें, क्या लगेगा, सबसे पहले तो रामात है ना, ता यहाँ पर यूज होता है, वो होता है पंचमी विभक्ति, तो ये क्या कह रहे हैं, इसमें पंचमी विभक्ति का यूज करके बताना है आपको। जैसे इनने पहला बता दिया है, पहला इनने क्या दिया है, बिलाद वही, फिर इन्हें कहा है जनह, ग्राम दिया है आपको, ग्राम की पंचमी विभक्ति लगानी है, तो ग्राम की पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगी, ग्रामात, है ना, मतलब लोग, पंचमी विभक्ति का मीनिंग क्या निकलेगा, बताओ, से मतलब से का मीनिंग क्या निकलेगा, अलग होने के भाव में जो निकलेगा, है ना, जैसे पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, ऐसे ही क्या कह रहे हैं, ग्राम जन, लोग गांव से बाहर जा रहे हैं, है ना। नद्या पर्वताय, पर्वत से निस्संति निकलती हैं, से पर्वत, यहाँ क्या हो जाएगा, पर्वताय या पर्वतेभ्य। फिर वृक्ष का क्या बन जाएगा पंचमी विभक्ति, वृक्षात, सिंह का क्या बन जाएगा, सिंहात, क्लेश का क्या बन जाएगा, क्लेशात, और पाप का क्या बन जाएगा, पापात। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको सिर्फ इसकी पंचमी विभक्ति लिखनी है, पंचमी विभक्ति का मतलब होता है इसमें ता लगा दो। ठीक है, विभक्ति में जो धातु आपको जो दी हुई है ना, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ उसमें ता लगा दो, मतलब इसका हो जाता है पंचमी विभक्ति।
ओके, चैप्टर समझ में आया, एक्सरसाइज समझ में आई, क्या करवाया है हमने आपको। थोड़ा सा आपको वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि आप उस वीडियो में क्या देख रहे हैं। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।